नमस्कार दोस्तों, डीडी वीआरजे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम आज आपके लिए भाग 9 साइकोलॉजी वस्तुनिष्ठ का अध्याय जो है आपके लिए लेकर आए हैं। पिछले अध्याय जो हैं बहुत ही अच्छे आपके लिए साबित हो रहे हैं। ऐसे ही बच्चों से सूचना मिल रही है। तो भाई जैसे जैसे आपका प्रेम बढ़ता जाएगा हमारा हौसला और बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हौसला बढ़ता जाएगा हम आपके लिए और भी ज़्यादा वैरायटी वाले उपयोगी प्रश्न जो हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो नंबर 9 का है। और दोबारा बता दूं आपको एक बार मैं कि सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, चाहे थर्ड ग्रेड की हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये जो वीडियो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है बाल विकास के शिक्षा मनोविज्ञान के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं बड़े ही उपयोगी हैं। तो इनको ध्यान से समझें, सुनें, देखें, लिखें और अपने मन में एक समझ की विचारधारा उत्पन्न करें और समझ के साथ इनको करने का प्रयास करें। तो आपका जो आगे वाला एग्ज़ाम है बड़े ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की तरफ। आज का जो पहला प्रश्न है वो है शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ये प्रश्न टीजीटी 2024 का है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना, छात्रों को मनोविज्ञान की उच्चतम शिक्षा देना, छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की गुण सीखना, छात्रों के अधिक महत्व अभिप्रेत करना। तो कौन सा सही विकल्प कार्य के रूप में है। तो छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना, तो छात्रों के बीच कंपटीशन होगा तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। छात्रों को मनोविज्ञान की उच्चतम शिक्षा देना, ये भी मनोविज्ञान का इस स्तर पर कार्य नहीं है। छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के गुण सिखाना, ये भी इसका कार्य नहीं है। और छात्रों को अधिक महत्व अभिव्यक्त करना, ये जो चौथा है ये इसका कार्य है। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, नंबर 4। देखिए जैसे ही प्रश्न आपके सामने आता है उस प्रश्न के जो विकल्प आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं उसका जो सही है उसको कमेंट में आपको लिखने का प्रयास करना है, अपना मत आपको देना है। अगला जो प्रश्न है निम्न में से जो चीज़ें लिखी हुई हैं कौन सा विकल्प जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल नहीं है। अब यहाँ देखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो शामिल नहीं है उसको आपको बताना है कौन सा है। इसका मतलब 3 तो ऐसे हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल है, एक ऐसा है जो नहीं है। टीजीटी 2024 का प्रश्न है। तो पहला है अधिगम की प्रक्रिया, दूसरा है प्रत्येक बालक के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करना, अधिगम की प्रक्रिया और अधिगम कर्ता। तो मैं बता दूं भैया आपको, अधिगम की प्रक्रिया है ये 2 बार लिखा हुआ है, तो थर्ड में आप इसको मान सकते हो कि अधिगम ही है, अधिगम प्रक्रिया नहीं, अधिगम ही है। तो अधिगम की प्रक्रिया, प्रत्येक बालक के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करना, अधिगम और अधिगम कर्ता। तो भाई पहला भी सही है, तीसरा भी है, चौथा भी सही है। ठीक है, शामिल कौन सा नहीं है वो बताना है। तो प्रत्येक बालक के लिए प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य करना, ये काम किसका है, शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र का नहीं है, बल्कि किसका है, प्रत्येक बालक के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करना, ये काम सरकार का है, गवर्नमेंट का काम है, शिक्षा मनोविज्ञान का काम नहीं है ये। ठीक है ना। तो इसके अंदर गलत हो गया, तो दूसरा आंसर क्या हो गया, इसमें सही हो गया। अगला प्रश्न है प्रभावशाली शिक्षण में बाधक है, मतलब देखिए ये लिखा हुआ है प्रश्नावली, इसको आप चेंज कर लेना, प्रभावशाली शिक्षण में बाधक है। तो प्रभावशाली शिक्षण में कौन सी चीज़ नीचे वाले में से बाधक है, वो है जैसे निश्चित उद्देश्य हैं, नियोजन है, विषय वस्तु का विश्लेषण है और निरंकुशता है। तो देखिए प्रभावशाली शिक्षण में निरंकुशता ही सबसे ज़्यादा बाधक है, क्योंकि उद्देश्य सही है, नियोजन भी सही है, प्लानिंग भी करनी चाहिए, विषय वस्तु का विश्लेषण भी करना चाहिए, तीनों काम करने चाहिए। चौथे वाला निरंकुशता है, मतलब वो गलत हो गया। तो ये क्या है, ये बाधक तत्व है। तो चौथा इसका क्या हो गया, सही हो गया। अगला जो प्रश्न है उसकी चर्चा आपके साथ करते हैं। इससे पहले आपके सामने प्रश्न है, आप इस प्रश्न को पढ़ सकते हो। देखिए, किशोरों को स्वयं सीखने और समस्या को स्वयं हल करने की दिशा में कौन सा शिक्षण स्तर प्रभावी होगा, ये अर्थशास्त्र 2021 का प्रश्न है। अब देखिए इसमें कौन सा है, तो आधारभूत स्तर है, स्मृति स्तर है, बोध स्तर है और चिंतन स्तर है। पूछा क्या आपसे, किशोरों को स्वयं सीखने और समस्या को स्वयं हल करने के लिए
क्या करना पड़ेगा कि किस की दिशा में कौन सा शिक्षण स्तर प्रभावी होगा, निम्न चारों में से कौन सा है। तो देखिए चिंतन जो है, चिंतन का स्तर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है और चिंतन शिक्षण का प्रतिपादन किया गया था हंट के द्वारा। हंट वैज्ञानिक है ना, हंट के द्वारा किया गया था। तो ये बात भी आगे पूछी जा सकती है। अगला जो प्रश्न है उसकी चर्चा हम आपके साथ करते हैं। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रयोगवादी मनोविज्ञान के रूप में नहीं जाना जाता है। मतलब प्रयोगवादी मनोविज्ञान के रूप में निम्न 4 लिखे हुए हैं, उसमें से कौन सा वैज्ञानिक नहीं है उसकी बतानी है। गणित में पूछा गया है 2021 में प्रश्न, फर्स्ट ग्रेड में। देखिए पहला है अर्नेस्ट वेबर, दूसरा है विल्हेम वुंट, तीसरा है विल्हेम जेम्स और चौथा है गुस्ताव फेंचर। तो भाई इसमें आपको बताना है कि प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है इसमें से। तो भाई अर्नेस्ट वेबर जो है ये है, विल्हेम वुंट जो है ये भी है, विलियम जेम्स जो है ये प्रकार्यवादी विद्वान है, वैज्ञानिक है, तो ये प्रयोगवादी नहीं है। तो आप थारो नाम है ना गुस्ताव फेंचर नहीं सुन है तो ते ऑप्शन ही को टेकोगा। तो ये प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक थे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, तीसरा है विलियम जेम्स। तो ये कौन थे, प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का निर्धारित स्तर नहीं है। मतलब शिक्षण को निर्धारित करने वाला स्तर नीचे वाले में से कौन सा नहीं है। 2021 गणित में प्रश्न पूछा गया है। स्मृति स्तर है, बोध स्तर है, चिंतन स्तर है, भावात्मक स्तर है। तो निर्धारित स्तर जो है वो नहीं है इसमें, भावात्मक स्तर जो है वो नहीं है, क्योंकि भावात्मक स्तर जो है वो अधिगम का है ना कि शिक्षण का। यहाँ किसका स्तर पूछा है, शिक्षण का। भावात्मक स्तर जो है वो अधिगम का स्तर है न कि शिक्षण का, और यहाँ हमसे किसका पूछा है, शिक्षण का। तो बाकी तीनों किसके हैं, शिक्षण के हैं, स्मृति, बोध और चिंतन। भावात्मक किसका है, अधिगम का है। अगला जो प्रश्न है वो है अच्छे शिक्षण की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत बताना कौन सा है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं। गणित 2021 का प्रश्न है अच्छा शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा शिक्षण एक तंत्रीय होता है, तो भाई ये बात जमने वाली नहीं है। तीसरा है अच्छा शिक्षण सहयोग पर आधारित होता है, ये भी सही है। अच्छा शिक्षण सीखने का संगठन है, ये भी सही है। मतलब अच्छा शिक्षण एक तंत्रीय नहीं होता, लोकतांत्रिक होता है। अच्छा शिक्षण एक तंत्रीय नहीं होता, लोकतांत्रिक होता है। तो दूसरी बात क्या हो गई, गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही माना जाएगा, दूसरा। अगला प्रश्न है एक शिक्षक को कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए। मतलब एक अध्यापक है उसको कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस 2021 का प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड का। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। भाई क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अनुशासन बनाए रखना, ये भी करना चाहिए। उपयुक्त कक्षा अंतःक्रिया, ये भी करना चाहिए। चयनित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई मुख्य बात थोड़ी है कभी या नहीं प्रश्न पूछना है। प्रश्न तो किसी को भी पूछे जा सकते हैं। तो चयनित विद्यार्थियों को प्रश्न पूछना, ये बात क्या है, गलत है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस 21 का प्रश्न है। तो शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है, निम्न में से कौन सा नहीं है। तो वास्तविक जीवन से सहसंबंध का सिद्धांत, ये तो है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये भी है। पूर्व अनुभवों का सिद्धांत, ये भी है। निष्क्रियता का सिद्धांत, ये नहीं है भाई। तो शिक्षण का सिद्धांत निष्क्रिय नहीं होता, कैसा होता है, सक्रिय होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, निष्क्रिय। शिक्षण का सिद्धांत सक्रिय होता है, न कि निष्क्रियता का। तो चौथा इसमें क्या है, गलत है, जो सिद्धांत इसका नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। अगला प्रश्न है शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना है। शिक्षण की ये परिभाषा किसने दी। पॉलिटिकल साइंस 21 का प्रश्न है, दोबारा पढ़ते हैं। शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना है। शिक्षण की ये परिभाषा किसने दी है। तो आपके पास ऑप्शन है B.O. स्मिथ है, क्लार्क है, मॉरिसन है, N.L. गेज है। तो ये परिभाषा किसकी है भाई, तो ये परिभाषा है N.L. गेज की। N.L. गेज ने कहा है कि शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना होता है। ठीक है भाई। अगला जो प्रश्न है 171, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है।
शिक्षा मनोविज्ञान की मनोभौतिकी विधि नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास हैं ये भाई, ये पीजीटी HPGT 2021 का प्रश्न है। पहला है न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की विधि, ठीक है, तो ये तो है। स्थिर उद्दीपन की विधि, ये भी है। औसत अथवा माध्य बुद्धि की विधि, ये भी है। व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिवर्तन, तो यहाँ सस्पेंस हो गया चौथे में। तो थोड़ी सी बात करता हूँ आपके साथ। मनोभौतिकी विधि में मतलब पहला, दूसरा, तीसरा जो है ऑप्शन, वो तीनों भाग होते हैं। इसमें मन व शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसका प्रतिपादन किसने किया था, फेकनर ने। इसका प्रतिपादन किसने किया, फेकनर ने किया था। तो चौथा जो ऑप्शन है वो इस मनोभौतिकी विधि का रूप नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसमें गलत हो गया, ये इसमें राइट माना जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। मतलब मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है, ये किसने कहा है, आपके पास ऑप्शन है सर विलियम मैकडूगल ने, सर फ्रांसिस गॉल्टन ने, मैक्स वर्दाइमर ने, विलियम जेम्स ने। तो भी मैकडूगल साहब ने कहा है कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है, पहला ही इसका क्या है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या करने के लिए उपयुक्त पद है। मतलब नीचे 4 पद हैं, उसमें से शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या करने के वाला कौन सा जो पद है वो उपयुक्त है, मतलब उपयुक्त चारों में से बढ़िया कौन सा है। तो पहला है निश्चयात्मक, संभावनापूर्णता, पूर्व नियतता और विकासशीलता। तो देखो निश्चयता, ये निश्चय नहीं होता इसमें। संभावनापूर्ण, तो संभावना की बात भी चलो थोड़ी सी तो सही है और पूरी तो सही नहीं है। पूर्व नियतता और विकासशीलता, तो सबसे सटीक जो आंसर इसका व्याख्या करता है विषय वस्तु का वो है विकासशीलता। मतलब समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो चर्चा करूँ थोड़ी सी, शिक्षा मनोविज्ञान विकासशील विषय है। ये बात इसकी विशेषता में शामिल होती है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो विकासशील विषय है, जिसमें समय के अनुसार व्यवहार की व्याख्या व विषय वस्तु परिष्कृत होती रहती है। इसलिए सबसे सटीक जो चीज है, उपयुक्त पद है, वो है विकासशीलता। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4। ये प्रश्न पूछा गया था RPSC स्कूल व्याख्याता 2020 हिंदी वाले पेपर में। अगला जो प्रश्न है, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। ये सिद्धांत है, ज्ञान तभी उपयोगी है जब स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। ये सिद्धांत है, किसने दिया है। तो देखो आपके पास नीचे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो विधि हैं। तो कौन सी विधि का ये रूप है, तो ह्यूरिस्टिक विधि है, दूसरी है प्रदर्शन विधि है, क्रिया विधि है और साक्षात्कार विधि है। तो इसमें देखो बात करते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि जो है उसके प्रतिपादक थे आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसमें व्यक्ति स्वयं के निरीक्षण के आधार पर खोज करके सीखता है। बात मैंने आपको सामने क्लियर कट बताई है कि ह्यूरिस्टिक विधि जो है उसके प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, ये भी पूछा जा सकता है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति स्वयं के निरीक्षण के आधार पर खोज करके सीखता है। तो सही कौन सा हो जाएगा, पहला ह्यूरिस्टिक विधि। और ये हिंदी RPSC स्कूल व्याख्याता 2020 में प्रश्न पूछा गया है। आगे प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है। मतलब अपेक्षित है 3 तो, और एक ऐसी है जो अपेक्षित नहीं है, मतलब जो गलत है वो आपको बताना है। तो शिक्षक चर है, छात्र चर है, विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम और परिस्थितिगत चर। तो अभी बात करते हैं कि शिक्षण के संदर्भ में अधिगम और अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए, मतलब अधिगम सीखना और आप बच्चे को मोटिवेट करना, उसके लिए कौन सी चीज़ अपेक्षित नहीं है। तो शिक्षक चर जरूरी है, छात्र चर ये भी जरूरी है, विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, और परिस्थितिगत चर, ये परिस्थितिगत चर ये भी आवश्यकता है। तो तीसरा क्या होगा इसमें, सही हो गया, मतलब गलत है वैसे तो, पर वैसे सही हो गया। हिंदी में पूछा गया RPSC स्कूल व्याख्याता 2020 में प्रश्न। अगला प्रश्न जो है उसकी चर्चा हम आपके साथ करते हैं। शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ये पॉलिटिकल साइंस RPSC स्कूल व्याख्याता 2020 में पूछा गया है। तो देखें, स्मरण करना, बोधगम्य करना, चिंतन करना। दूसरा है बोधगम्य करना, स्मरण करना, चिंतन करना। तीसरा है चिंतन करना, स्मरण करना, बोधगम्य करना। और नीचे लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई, ये 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर में क्रम कौन सा सही है आपको देखना, क्योंकि चौथे वाला तो कोई झंझट नहीं है। तो ऊपर वाले में से 3 में से सही कौन सा है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, स्मरण।
उसके बाद होता है बोध, उसके बाद होता है चिंतन। तो ये बात शायद आपके विचार से पहले में लिखी हुई होगी ना, तो पहला क्या हो गया, सही हो गया। तो देखो स्मरण है और चिंतन का स्तर है, ये बात हर्बर्ट की है। बोधगम्य यानी बोध स्तर है, ये बात मॉरिसन की है। चिंतन और चिंतन का स्तर है वो है हंट का। समझ आई बात? स्मरण और हर्बर्ट का है बोधगम्य, बोध का स्तर है, मतलब स्मरण का स्तर है हर्बर्ट का है, बोधगम्य बोध का स्तर है मॉरिसन का, चिंतन का स्तर है हंट का। ठीक है, ये भी पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण हैं? ये राजनीति विज्ञान आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 20 में पूछा गया 2020 में। तो पहला है शिक्षक की योग्यता, अच्छे शिक्षक के गुण बताने हैं। योग्यता एवं शिक्षण कुशलता एवं उपलब्धियाँ, योग्यता शिक्षण कुशलता एवं उपलब्धियाँ। तो भी ऊपर वाले में एक 2 बातें आई, नीचे वाले में 3 बात है, तो लास्ट वाला सबसे ज़्यादा सही है क्योंकि इसमें सारी बातें आ गई। योग्यता भी चाहिए, शिक्षण की कुशलता भी चाहिए, उसके पास उपलब्धि होनी चाहिए। उपलब्धि का मतलब क्या है? उपलब्धि का मतलब ये हुआ कि जिसकी क्लास में पढ़ा रहे भी के लिए मानदंड जगह ही भी पूरा ही या नहीं। जब मान लो अगर 8वीं क्लास में पढ़ाना है तो BSTC प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए या B.Ed होना चाहिए, है ना? तो ये लेवल B.Ed होनी चाहिए, ये बात है। चलो आगे चलना। अगला प्रश्न है 178, शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा गलत है वो बताना है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया है स्कूल व्याख्याता 20 में। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। नंबर 2 है यह स्वउद्देश्य प्रक्रिया है। नंबर 3 है यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। और चौथा है ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण के संदर्भ में बात करी जाए तो सामाजिक प्रक्रिया है, गलत साबित हो रही है। बाकी उद्देश्य भी होता है, ये मनोवैज्ञानिक भी होती है। इसमें 3 ध्रुव होते हैं। 3 ध्रुव का मतलब क्या होगा? शिक्षक, विद्यार्थी और विषय वस्तु, त्रिध्रुव प्रक्रिया है। तो देखो थोड़ी चर्चा करूं। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया होती है, ना कि शिक्षण। मतलब शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया को नहीं है। बात शिक्षण की पूछी जा रही है, ठीक है? तो पहली बात क्या शामिल हो रही है? गलत, ठीक है? पर कई किताबा का माँ समस्या ही कि कुछ किताबा का माँ इन सामाजिक क्रिया भी मानी गई है, ठीक है? पर एक ऑप्शन जो है आरपीएससी के द्वारा पहले ही माने गए है, कारण के दिए गए है कि शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, ना कि शिक्षण। और यहाँ क्या पूछा गया है? शिक्षण। समझ आई बात? चलो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा केंद्र बिंदु होता है? मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र बिंदु कौन होगा? तो वो जो उत्तर है भाई लोगों, मैं कहूँ थे देश को आराम से, पॉलिटिकल साइंस आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 20 में पूछा गया है। शिक्षक है, शिक्षण है, छात्र है, पाठ्यचर्या है। कई बार क्लास में बता दियो, कई बार तार सामने चर्चा आ गई है, प्रश्न पहले भी आए होगो, ठीक है ना? तो छात्र केंद्र बिंदु होवे, मतलब विद्यार्थी कैस को, अधिगम करता कैस को, शिक्षार्थी कैस को। तो उत्तर कौन सा होगा? तीसरा। अगला जो प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न, शिक्षण में निम्न में से किसके उपयोग से अधिगम के सभी उद्देश्य यथा ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक की प्राप्ति की जा सकती है? मतलब शिक्षण में क्या को उपयोग करा, है ना? और जीव अधिगम का जगह उद्देश्य है ज्ञान है, भाव है, क्रिया है। ज्ञान, भाव और क्रिया इनकी प्राप्ति हो सके। पॉलिटिकल साइंस स्कूल व्याख्याता 20 में पूछा गया प्रश्न है। और इसके ऑप्शन आपके पास हैं, रेडियो है, रेखा चित्र है, प्रतिमान है, भाषा प्रयोगशाला है, ठीक है? तो देखो भाई चर्चा करूँ था सामने, मतलब भाषा प्रयोगशाला जो है एक नेटवर्क अनुप्रयोग जो आधुनिक शिक्षण में सहायता के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें कंप्यूटरीकृत वातावरण में लेखन व मौखिक क्षमता को सही करने में प्रयोग होता है। तो सबसे ज़्यादा सटीक सही बात है वो है भाषा प्रयोगशाला, चौथो इको सही। तो भाई लोगों, आज आपके लिए जो प्रश्न लाए हैं वो आपको कैसा लगे कमेंट में बताना, और प्रत्येक प्रश्न का कमेंट में उत्तर देने का प्रयास करना, और प्रत्येक प्रश्न को देखो समझने का प्रयास करना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो बनते हैं और ये प्रश्न घूम फिर के आते वही हैं, परंतु थोड़ा सा इसमें बदलाव कर देते हैं। और बदलाव करने से यदि हम इस चीज़ को हमने आसानी से समझा नहीं है तो बदलाव के साथ हम पूरे बदल जाते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, अगली श्रृंखला के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।